हाँ भाई, सो लास्ट क्लास तक हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी तक हम कर चुके। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था, द एक्सप्रेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली था क्या, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स जिस वेलोसिटी से मूव करेंगे सेल कनेक्ट करने के बाद, उसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये एक्सप्रेशन होता था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज माइनस ऑफ ई ई टाउ बाय। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, माइनस ऑफ ई ई टाउ बाय एम। कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं विद इन द कंडक्टर, वो इलेक्ट्रॉन्स किसी एक वेलोसिटी से मूव कर रहे होंगे। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उस वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, माइनस ई ई टाउ बाय। माइनस साइन ये बताता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। अगर आप जस्ट मैग्नीट्यूड लो, देन दिस इज ई ई टाउ बाय एम। और m याद रखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां जो टाउ है, दैट टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम। इज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स। टू सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद आयंस। सो ये ब्रॉडली ये सिर्फ इतना कह रहा है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में दो चीजें होती हैं, एक आयंस होंगे, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, हेवी आयंस जो रेस्ट में होते हैं, ये आयंस हैं। और अगर आपने यहां सेल कनेक्ट कर दिया, तो सेल कनेक्ट करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे। और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ जिस वेलोसिटी से जाएंगे उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तो बड़ा क्लियर दिखता है कि इलेक्ट्रॉन्स बार बार आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। भाई इतने सारे आयंस हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। और आयन के साथ कोलाइड करने में जो टाइम लग रहा है उसी को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो टाउ टाइम है, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एम इलेक्ट्रॉनिक मास, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेल से आ रही है और ये वेलोसिटी है जिसे आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था। अब देखो यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस क्या आते हैं। वो कहता है टेम्परेचर बढ़ा देते हैं ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बढ़ा दीजिए। जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो देखो ये एक्सप्रेशन है, आपको देखना है टेम्परेचर बढ़ाने पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। थर्मल एनर्जी बढ़ने से इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेंगे। ये कुछ ऐसा है कि आपने एक कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला, जैसे जैसे आप पानी को हीटअप करोगे आपने देखा होगा वाटर मॉलिक्यूल्स तेजी से मूव करते हैं। तो यहाँ भी ऐसी होगा, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से मूव करेंगे, थर्मल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। थर्मल वेलोसिटी बढ़ने का इफेक्ट ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से आयंस के साथ कोलाइड करेंगे। आपको क्या लगता है, अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत जल्दी जल्दी आयंस के साथ कोलाइड करें तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? मुझे बता दीजिए बस। जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा। वेरी गुड। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया तो दिख रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपकी डिक्रीज कर देगी। अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज कर गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो याद रखिएगा, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन रिलैक्सेशन टाइम। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है यहां से, इतना लिख डालिए। और इतना लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसे रब करते हैं।
सेफ स्मॉल ई था इलेक्ट्रिक चार्ज और कैपिटल ई था इलेक्ट्रिक फील्ड। स्मॉल ई था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है, जिसे लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए, सबने लिख लिया। अब इस पर एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इसे करके दिखाइए। आपको दिया हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अरे नहीं, लिखिए दिशान। मुझे बता दें, पेडिंग करूंगा। अच्छा, ये बात ये है कि पेडिंग में बहुत पड़ा है ना। अगर मैं आपको कुछ पैसे दूं, आप कैसे दोगे? जैसे 6 साल का ये पेडिंग की बात पहले मुझे सिंगल वाला। हाँ जी भाई दिशान, अब लिख लिया? तो लिख लिया होगा यार। इस क्वेश्चन को करके दिखाना, इसमें किसी से गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब ये 20 है तो 20 के 20 के आंसर्स आने चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in a conductor is 10 raised to the power -3 meter per second. Calculate first part. Calculate time taken by electrons to move from one end of conductor to another length of conductor is 10 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करिए और आंसर बताइए। इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में कितना टाइम लगेगा? लिखिए सर। भाई आंसर्स बताइए कितना आया।
अरे किसी का कोई आंसर नहीं? अरे भाई सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। आपको स्पीड का फॉर्मूला आता है, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये बताओ, ये सुना है? मुझे ऐसा लग रहा है मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है आप लोगों को। ये सुना है आप लोगों ने? आपसे मैं कह रहा हूं कंडक्टर की लेंथ है 10 सेंटीमीटर की, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, वो वेलोसिटी गिवन है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा? स्पीड दी है, डिस्टेंस दिया है, सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करो, टाइम निकालो। करोगे तो तुम ही। करी करी कैलकुलेट कीजिए, टाइम निकालिए कितना रहा। फाइका का आया 10⁻²। टूबा कन्वर्ट किया सेंटीमीटर को मीटर में। अरे यार, इलेक्ट्रॉन को देखो कितना डिस्टेंस कवर करना है, 10 सेंटीमीटर कवर करना है। 10 सेंटीमीटर कितना होता है? 10/100 मीटर। लो तभी करवा लो। ये आ गया 0.1 मीटर। वेलोसिटी है 10⁻³ - 3 मीटर पर सेकेंड। स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस है 0.1, स्पीड है -3, 10⁻²⁴ आ जाएगा, 100 सेकेंड। भाई आया है समझ में? सब सो गए हो? चलिए इतना लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको मैं रखता हूँ। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखिए भाई, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप कैसे रिलेट करोगे? जिस करंट है क्या, फ्लो ऑफ चार्ज। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसी वेलोसिटी को आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हो। करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज। जिस वेलोसिटी से चार्ज फ्लो करेगा उसे आप करंट कहते हो। और जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे कंडक्टर्स में, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट क्या लगता है आप लोगों को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए या इनवर्सली? एक फाइका को मेरी बात समझ में आई, और अच्छा आया सबको। डायरेक्टली होना चाहिए ना। बस वो रिलेशन निकालना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को और इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। अब बस तुम बताते चले जाओ, छोटी सी कैलकुलेशन है इसमें, फिजिक्स कम, बेसिक मैथमेटिक्स ज्यादा है। तो आपने एक कंडक्टर ले लिया, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, तो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर।
L is length of conductor. Vd is drift velocity of electrons. Drift velocity of electrons. Electrons की जो drift velocity है, that is v. n हम लिख सकते हैं number density of electron. Number density of electron means number of electron. Number density का मतलब होता है number of electrons per unit. Of electrons per unit volume. 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेसिकली स्मॉल n है, जिसे आप नंबर डेंसिटी कहते हैं. अब आप मुझे कुछ सीधी सीधी चीजें बता दो. मुझे बता दो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ. सब एग्री करते हैं. अब मुझे ये बता दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं लेंथ L में या V वॉल्यूम. भाई देखो यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है. 1 मीटर क्यूब में स्मॉल n, 2 मीटर क्यूब में 2n, 5 मीटर क्यूब में 5n. इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे. NV हो जाएगा. VAL है, NAL. भाई बताओ सेकंड इक्वेशन समझ में आई. यूनिट वॉल्यूम में स्मॉल n है तो गिवन वॉल्यूम में क्या होंगे. यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय V. चलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए. अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है. एक इलेक्ट्रॉन पर ई चार्ज होता है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा. Ne हो जाएगा. तो ये चार्ज आ गया. n कितना था. n था NaL NaLe. ये चार्ज आ गया. इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, लेंथ L है. तो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव across the ends of conductor. तो कंडक्टर्स के एंड्स के अक्रॉस मूव करने में जो टाइम लगेगा, भाई स्पीड को लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम. टाइम को लिख सकते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ड्रिफ्ट वेलोसिटी टाइम आ गया L बाय VD. इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 4. फोर को आप 3 में रख दी. अच्छा करंट कैलकुलेट. भाई करंट ऐसी तो आता है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. इसे 5 कह देता हूं. चार्ज रख दो थर्ड से, टाइम रख दो 4 से. चलिए सब्स्टिट्यूट करिए, बताइए करंट कितना है. सब्स्टिट्यूट करिए और इतना लिखिए. सब्स्टिट्यूट करिए और करंट का एक्सप्रेशन बताइए मुझे. करंट कितना है.
चलो जी, वेरी गुड। जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो डेल्टा क्यू which is NALE divided by time, this is L by VD, L से L कैंसिल होगा, VD ऊपर चला जाएगा, तो I आ गया, it's NEA। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो लीनियर आ रहा है। चलिए लिखिए तो, लिखिए इतना लिखिए। चलिए, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। इसके बाद द नेक्स्ट इज ओम्स लॉ। देखिए ओम्स लॉ बस ये कहता है कि जो भी, अगर आप ये ओम्स लॉ आप क्लास 10 से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वोल्ट करंट flowing through a conductor is directly proportional to voltage drop across or voltage applied across the ends of the conductor. Across the ends of the, बस इसमें एक चीज याद रखने वाली होती है कि जब भी आप ओम्स लॉ लिखते हैं तो आपका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। टेम्परेचर चेंज हुआ तो करंट चेंज हो जाएगा। बेसिकली टेम्परेचर चेंज होने से रेजिस्टेंस चेंज होगा और करंट चेंज हो जाएगा। फिजिकल कंडीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम्हारा कंडक्टर एलोंगेट हो जाए या कंप्रेस हो जाए। तुम्हारा कंडक्टर फिक्स रहना चाहिए अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड physical conditions
like temperature, pressure are constant. ना टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ना प्रेशर चेंज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा अगर, तो करंट सिर्फ वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा। इसे ओम्स लॉ कहते हैं। अब इस ओम्स लॉ में V इज प्रोपोर्शनल टू I, V करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो रेजिस्टेंस R यूज करेंगे, V इज इक्वल टू R। R रेजिस्टेंस कहते हैं, R इज रेजिस्टेंस। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे V वर्सेस I ग्राफ, सो दिस इज V, so this is voltage and this is current. ग्राफ प्लॉट करोगे सो ग्राफ वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। तो ओम्स लॉ आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये ओम्स लॉ है V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू आर आई ओम्स लॉ। लेकिन ख्याल रखना ये ओम्स लॉ तब है जब R कांस्टेंट है। R करंट के साथ चेंज नहीं करता, करंट कितना भी चेंज करता है वोल्टेज अपने आप को ऐसे सेट करेगा कि R सेम रहे। सो R इज कांस्टेंट at constant temperature and pressure। तो ख्याल रखिए अगर ये V वर्सेस I ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसमें जो R आ रहा है ये रेजिस्टेंस है जो कांस्टेंट रहेगा कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर। ये एंगल थीटा है मान लीजिए, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ओम्स लॉ है V वर्सेस I ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहां से अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं इस ग्राफ का, अगर मैं स्लोप कैलकुलेट करूं तो देखिए स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर करंट के पैरेलल, बेस V के पैरेलल। इसे आपने लिख दी I बाय V, और I बाय V हो जाता है बेसिकली 1 बाय R। यहां जो स्लोप होगा दैट स्लोप इज 1 बाय R। 1 बाय रेजिस्टेंस को आप स्लोप कहोगे, रेजिस्टेंस का इनवर्स स्लोप है। अगर यही ग्राफ मैं ऐसे प्लॉट कर दूं, यहां मैं I ले लूं और यहां मैं V ले लूं, तो यहां जो ग्राफ आएगा दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। दिस एंगल इज थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर V के पैरेलल है, बेस I के पैरेलल है। तो आप लिख सकते हो कि यहाँ जो स्लोप होगा वो tan थीटा होगा विच इज V बाय R। और V बाय I क्या होता है, V बाय I R हो जाएगा। तो कभी स्लोप 1 बाय R होगा अगर x एक्सिस पर V लिया हुआ है, अगर y एक्सिस पर V लिया है तो स्लोप आपको R दे देगा। यहां तक डाउट्स बताइए मुझे, डाउट्स बताओ, क्लियर है इसमें सब? ईशान, आमिर, आमिर क्लियर है सब? चलिए इतना लिखिए, इसे रब करते हैं, फिर आगे जरा डिटेल में देखते हैं कुछ ओम्स लॉ को और।
भाई इतना हो जाए बताइए मुझे, से रब करता है। चलिए सब लिख चुके हैं, इसको मैं रब कर। इसके बाद ना कुछ डेफिनेशंस आती हैं, जैसे एक डेफिनेशन आती है ओमिक एंड नॉन ओमिक। देखिए ओमिक और नॉन ओमिक में क्या होगा, ओमिक वो है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, या कंडक्टर नहीं लिखना चाहिए, मटेरियल। पहले देखिए ओमिक क्या होता है। ओमिक मींस विच फॉलो ओम्स लॉ। इट फॉलो ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। V versus I graph is a straight line. ओम्स लॉ फॉलो करता है, V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो। इसके अगर आप एग्जांपल्स देखोगे तो मेटल, कार्बन रेजिस्टर्स, ये एग्जांपल है ओमिक मटेरियल के। तो V वर्सेस I ग्राफ जब आप इसका ड्रॉ करेंगे देन दैट ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। ये ओमिक मटेरियल है। तो वोल्टेज वोल्ट में है, करंट एम्पियर में। ओमिक के बाद नेक्स्ट टाइप के आते हैं नॉन ओमिक। नॉन ओमिक वो मटेरियल है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। यहां V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इट डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। V versus I graph is not a straight line. V versus I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। अगर आप V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करेंगे, कई तरह का ग्राफ मिलेगा। देखो ऐसे भी वेरिएशंस मिलेंगे, ऐसा भी वेरिएशन मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। तो V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता। नेक्स्ट देखिएगा नॉन ओमिक मटेरियल के अंदर ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, बट वोल्टेज इज स्टिल करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो यहां वोल्टेज करंट इनटू रेजिस्टेंस होगा। लेकिन यहां जो R है ना, ये R कांस्टेंट नहीं होता, R वेरिएबल है। दिख रहा है यार, स्लोप चेंज कर रहा है, कर्व है, तो रेजिस्टेंस वेरी करेगा। ओमिक में स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो फर्क देखो ओमिक और नॉन ओमिक में। ओम्स लॉ फॉलो करेगा, ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन, V वर्सेस I ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है। एग्जाम्पल्स हैं मेटल, कार्बन रेजिस्टर्स। एग्जाम्पल्स हैं आपका डायोड हो जाएगा, ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ये हम सेमीकंडक्टर्स में पढ़ेंगे, आपके पास सेमीकंडक्टर्स में वोल्टेज हमेशा करंट इनटू रेजिस्टेंस से वोल्टेज दिया जाता है। यहां रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस कॉन्टिन्यूअसली वेरी करेगा। अलग अलग करंट पर रेजिस्टेंस की वैल्यूज अलग अलग है, लेकिन किसी भी करंट पर अगर वोल्टेज चाहिए इट्स I इंटू आर ऑलवेज। इतना लिखिए और मुझे डाउट बताइए।
भाई इतना हो जाए मुझे बताइए, इसे रब करते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस इज जब भी किसी मटेरियल से करंट फ्लो करता है तो मटेरियल करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन देता है। तो मटेरियल करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन देगा उस ऑब्स्ट्रक्शन को रेजिस्टेंस कहते हैं। तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन offered by material in flow of current। तो करंट के फ्लो में कोई भी मटेरियल जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा उस ऑब्स्ट्रक्शन को रेजिस्टेंस कहते हैं। रेजिस्टेंस को आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स अ रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट। V by I का जो रेशियो होगा उसे रेजिस्टेंस कहेंगे। रेजिस्टेंस की SI यूनिट ओम होती है। अब आपको ये देखना होता है रेजिस्टेंस किन फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। तो अगर आप एक कंडक्टर लेते हैं, आपने कंडक्टर लिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ इज एल। Expression of resistance in microscopic form। तो देखिए आप कैसे लिख सकते हैं, आप करंट का एक्सप्रेशन लिख दीजिए। सर्किट में जो करंट होगा, करंट को आप लिख सकते हैं NEAVD, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। इसे आपने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। EMF ऑफ द सेल इज I is NEAVD। तो ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD है, इसे आप लिख सकते हैं दिस इज EE टाउ बाय M। तो VD की वैल्यू रख दीजिए, I हो जाएगा इट्स NEA VD which is EE tau by M। तो ये एक्सप्रेशन आ गया, इट्स NE स्क्वायर E tau by M into A। ये एक्सप्रेशन आ गया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये करंट का एक्सप्रेशन। अब आपको ना इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। मान लो जो सेल का EMF की जगह मैंने आपको EMF को V से रिप्रेजेंट कर दिया वोल्टेज। इफ V इज वोल्टेज, तो आपने एक एक्सप्रेशन पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, E इज माइनस ऑफ dV by dr। तो आप लिख सकते हैं E इज V by L, ये पोटेंशियल में हमने पढ़ा था। देन इलेक्ट्रिक फील्ड E is
आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ। भाई ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि कैपेसिटर की सारी डेरिवेशंस आपने इसी टॉपिक पे करी। तो आप थर्ड को 2 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो जब आप सब्स्टिट्यूशन करोगे आई आ जाएगा इट्स एन ई स्क्वायर टाउ ए बाय एम। ठीक है, अभी ठीक करते हैं। लिख सकते हैं वी बाय, तो आप यहां से लिख सकते हो v बाय आई हो जाएगा इट्स एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। v बाय आई को आप r लिख सकते हैं, r आ जाएगा इट्स एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टेंस है एम एल बाय ए एन स्क्वायर टाउ। इतना लिखी, फिर आगे देखते हैं। कुछ पढ़ा नहीं रहा अभी। यही है, ये इसी में हूँ लेना। इसका बहुत से क्लासेस शक्ल दिखाओ कौन बता रहा है, पढ़ा नहीं रहा है अभी। चलिए लिखिए, सबने इसको रब कर देता है। हो गया तुम्हारा? यस। तो रेजिस्टेंस का जो एक्सप्रेशन आया, एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इज इट्स एम एल, मैं परमानेंटली म्यूट ही कर दूंगा, इट्स एम एल बाय ए एन ई स्क्वायर टाउ। ये रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। तो अगर आप यहां से देखोगे रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। एम तो इलेक्ट्रॉनिक मास है, मास तो कांस्टेंट रहता है, यहां से डिपेंडेंसी नहीं है।
ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, चार्ज कांस्टेंट रहता है, यहां से डिपेंडेंसी नहीं आएगी। तो डिपेंडेंसी आएगी लेंथ से, डिपेंडेंसी आएगी एरिया से, डिपेंडेंसी आएगी नंबर डेंसिटी से और रिलैक्सेशन टाइम। तो देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फर्स्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू it, लेंथ पर डिपेंड करेगा, जितनी ज्यादा लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर so, जितना थिक कंडक्टर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उतना ही कम आएगा, उतना ज्यादा होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेजिस्टेंस उतना ही कम आएगा। तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, इसके साथ साथ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। मीन्स अगर आप आयरन ले लो, आप उसी साइज का कॉपर ले लो, उसी साइज का आप कुछ और मटेरियल ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, सबका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो जो नेचर ऑफ मटेरियल का है ना, वो एन पर डिपेंड करता है, नंबर डेंसिटी। अलग अलग मटेरियल में नंबर डेंसिटीज अलग अलग होंगी, तो नेचर ऑफ मटेरियल पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। लाइक आयरन में कम इलेक्ट्रॉन्स होंगे, गोल्ड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे, तो गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होगा, आयरन का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। इसके साथ साथ ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो ये टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी रिलैक्सेशन टाइम से आती है। अब कैसे रिलैक्सेशन टाइम से एग्जैक्टली डिपेंड करता है वो नेक्स्ट टॉपिक है। फिलहाल तो ये देखो, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर के ऊपर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। इन 4 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। इतना लिखिए, फिर रेजिस्टिविटी देखेंगे। और यहाँ कोई परेशानी है तो मुझे बताइए। नहीं फायदा, ये तो बस वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है जब आप अलग अलग मटेरियल्स देखेंगे। सो दैट इज अ डिटेल्ड टॉपिक। अभी तो बस ये बता रहा हूँ कि टेम्परेचर की डिपेंडेंसी आती कहां से। टेम्परेचर की डिपेंडेंसी रिलैक्सेशन टाइम से आती है। अब कैसे आती है वो हम मटेरियल्स में देखेंगे, अलग अलग मटेरियल। किसी मटेरियल में बढ़ेगा, किसी में कम हो जाएगा। रब कर दूंगे। चलिए इसको रब कर। रेजिस्टेंस के बाद नेक्स्ट टर्म है रेजिस्टिविटी। देखिए, अगर मैं रेजिस्टेंस से लेंथ और एरिया की डिपेंडेंसी निकाल दूं, रेजिस्टेंस लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है। तो अगर रेजिस्टेंस से मैं लेंथ की डिपेंडेंसी भी निकाल दूं, एरिया की डिपेंडेंसी भी निकाल दूं, तो बता रहे हो क्या क्या बचेगा फिर। रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा था, अगर मैं लेंथ भी हटा दूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हटा दूं, तो बताओगे रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कौन कौन से फैक्टर्स बचे हुए। हाँ, कौन कौन से फैक्टर्स है। मटेरियल और टेम्परेचर, ऐसे लिख दूं। अगर मैं एरिया और लेंथ की डिपेंडेंसी हटा देता हूं, देन रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। तो रेजिस्टेंस, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो वहीं से रेजिस्टिविटी का कॉन्सेप्ट आता है।
कि रेजिस्टिविटी, अगर आप रेजिस्टेंस से लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हटा देते हैं तो जो बचेगा दैट इज रेजिस्टिविटी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब आप कंबाइन करोगे देन रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई, तो हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था। जब आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आप एक कांस्टेंट रो यूज करते हैं, इस रो को आप रेजिस्टिविटी कहते हैं। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, इसे आप रेजिस्टिविटी कहते हैं, जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो अगर इसी में आप ये कंडीशन लगा दो, इफ L is 1 meter, एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, अगर आप ये कंडीशन लगा दो कि आपका जो कंडक्टर है वो 1 मीटर लेंथ का है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर, ये अगर आप सब्स्टिट्यूट कर दो तो R इज रो इंटू 1/1, R आ गया। तो यहां से डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, डेफिनेशन ये आता है कि रेजिस्टिविटी is resistance of a conductor of unit length and unit area of cross section. तो अगर आप एक कंडक्टर ले लो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का, तो उसकी जो भी रेजिस्टिविटी होगी उसी को आप रेजिस्टेंस कहेंगे। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लूं फ्रॉम इक्वेशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 यहां से उठा लूं, लेट्स से 1 उठाया मैंने, सो योर R इज रो L by A। आप रो को यहां से लिख सकते हैं कि आपका रो रेजिस्टिविटी हो जाएगा RA/L। अब देखो लास्ट सेक्शन में हमने रेजिस्टेंस कुछ लिखा था, हमने अभी मैं डाउट्स लेता हूं अभी थोड़ी देर। लास्ट सेक्शन में हमने रेजिस्टेंस कुछ लिखा था, रेजिस्टेंस था ml/ANE स्क्वायर टाउ। तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर दूं 3 को 2 में, जैसे ही आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे रो आ जाएगा ml/ANE स्क्वायर टाउ इंटू A/L। A से A गया, L से L गया, तो रेजिस्टिविटी आ गया m/NE स्क्वायर। तो देखो यहां ना लेंथ आ रहा है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ रहा है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो याद देखिएगा, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो रेजिस्टिविटी ना लेंथ पर डिपेंड करती है ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, it depends only on nature of material and temperature, on nature of material and temperature। ये सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड है। इतना लिखिए। आमना का क्वेश्चन ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं? आमना इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप रेजिस्टेंस जब भी लेते हो ना तो वायर की लेंथ और एरिया पर डिपेंड करता है। आप चाहते हो कोई ऐसी टर्म जो आपको ये बताए कि मटेरियल करंट के फ्लो में कितना ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर कर रहा है, लेकिन वो टर्म लेंथ और एरिया के साथ चेंज ना हो। मतलब मैं देखना चाहता हूं कॉपर के लिए कितना है, कॉपर की लेंथ कुछ भी हो एरिया कुछ भी हो, कॉपर कितना ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है वो मैं स्टडी करना चाहता हूं, इसलिए रेजिस्टिविटी। क्योंकि आप रेजिस्टेंस लोगे तो लेंथ और एरिया से चेंज कर रहे हैं।
चलिए इतना लिख लीजिए और मुझे इसकी एसआई यूनिट बताइएगा, एसआई यूनिट कितनी है। इतना लिखिए और एसआई यूनिट बताइएगा, इसकी एसआई यूनिट कितनी है। तो सर फिर उसे ही नहीं करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है फायदा कि जब हम ओम्स लॉ लिखते हैं तो ओम्स लॉ की जो डायमेंशंस आती हैं कांस्टेंट की, वो डायमेंशंस रेजिस्टिविटी से ना मैच कर रेजिस्टेंस के साथ मैच कर। जब आप ओम्स लॉ करते हैं ना फायदा, तो वहां जो कांस्टेंट आता है वो कांस्टेंट v इज प्रोपोर्शनल टू i था, प्रोपोर्शनली का साइन हटाकर एक कांस्टेंट आ रहा था, उस कांस्टेंट की यूनिट जो भी होगी वो मैच करती है रेजिस्टेंस के साथ, रेजिस्टिविटी के साथ मैच नहीं करती, इसीलिए रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। तो भाई एक बार और चेक करना, यूनिट तुमने ठीक लिखी है? अरे ओम थोड़ी ना हो गया। Aram, you're too late for the demo classes. ये तो just backup class है. We have already finished first book in all batches. So अगर आप मेरे साथ कुछ करना चाहती हैं तो आपको second book मिल जाएगी. But this is just a backup class. Students का जो chapters छूटे हुए थे उसके लिए. Right now we are doing current electricity chapter number 3. But we have already finished the whole first book. Second book कर रहे हैं, तो I'm not sure आपके लिए कितना helpful होगी अब ये batch. तो मैंने कहा था एसआई यूनिट आप कैलकुलेट कीजिए। तो यार ये एक्सप्रेशन था ना, रो इज आर ए बाय एल। So R is ohm, area is meter square, length is meter. So this meter will cancel the square. So the SI unit of rho is ohm meter. फिर हम क्लास के बाद में डिस्कस करता हूँ आपसे, अभी तो आप कंटिन्यू कीजिए, डिस्कस इट आफ्टर क्लास। भाई लिखा सबने? सो फर्क क्या है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में? रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ, एरिया, नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर, but resistivity depends only on nature of material and temperature. Resistivity is independent of process. तो देखो यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चंस आते हैं ना, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आता है कि रेजिस्टिविटी दे देता है, वो आपको रेजिस्टेंस पूछता है। तो मान लीजिए शेप का आपको एक पीस दे दिया मेटल का, ये आपने एक मेटल का पीस ले लिया, इसकी लेंथ L है, इसकी हाइट h है, इसकी ब्रेथ B है। दो पॉइंट्स मार्क कर दिए, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। एक पॉइंट ऊपर मार्क किया हुआ है, एक पॉइंट नीचे मार्क किया हुआ है, 3 4। फिफ्थ फ्रंट पर और 6th बैक फेस पर। 6 फेसेस होते हैं ना, अगर मैंने क्यूबॉइड ले लिया, डस्टर मान लो इसे,
जैसे मान लो ऐसे मोबाइल है, तो ये वाला लेफ्ट वाला 1 है, ये 2, ऊपर वाला 3, नीचे वाला 4, फ्रंट वाला 5, बैक वाला 6। तो आपसे कहता है रेजिस्टिविटी, और इसको एल ना कहकर कुछ और कहते हैं, ए कहते हैं। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इज रो। तो ये जो मटेरियल दिया है इसकी रेजिस्टिविटी रो है। कैलकुलेट रेजिस्टेंस बिटवीन, फर्स्ट पार्ट, 1 and 2, 3 and 4, 5 and 6। तो 1 2 3 4 5 6, इन सब के बीच में आपको रेजिस्टेंस चाहिए। सॉल्यूशन, तो देखो 1 और 2 के बीच में जब आप रेजिस्टेंस लेंगे, देन रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। अब समझिएगा, जब हम लेंथ कहते हैं ना, तो लेंथ का मतलब है जिन दो पॉइंट्स के बीच में रेजिस्टेंस चाहिए, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। बताओगे मुझे यहाँ L12 कितना है? L12 इज A12 का मतलब ये जो एंड्स है ना, जिसके अक्रॉस आप रेजिस्टेंस निकाल रहे हो, उस एंड्स का एरिया चाहिए। भाई बताओ इस एंड का एरिया कितना होगा? एक साइड बी है, एक हाइट के इक्वल है, तो एरिया बी एच हो जाएगा। तो जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो R12 हो जाएगा रो ए बाय बी एच। याद है। इसी तरह से अगर आपको 3/4 चाहिए, रो एल बाय, थ्री फोर बाई 3/4। आप मुझे बताओगे 3/4 कितना है, L34 कितना है? वेरी गुड, L34 H के इक्वल है। A34 कितना? अरे ये वाला, ये वाली जो साइड है ना, ऊपर वाली, ये वाला जो फेस है, इस फेस का एरिया कितना? ए बी एरिया। तो जब आप वैल्यूज रखोगे यहां, R34 हो जाएगा रो, L34 इज H, A34 इज A। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहता हूं 5/6, L56 बाय A56, ये बता दो जरा L56 कितना दिख रहा है? फ्रंट और बैक फेस के बीच में सेपरेशन कितना है? हाँ, इस वाले फेस और बैक वाले फेस के बीच में सेपरेशन क्या होगा? B हो जाएगा। और एरिया कितना होगा 5/6 फेस का? ये जो फ्रंट वाला फेस है, ये वाला जिसको मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं ना, इसका एरिया कितना होगा? ना, AH क्यों, BH क्यों होगा? AH, हाँ AH होगा। ये साइड A है और ये ऊपर H है, AH हो जाएगा। तो जब आप वैल्यूज रखेंगे तो R56 हो जाएगा रो B बाय H। रो B बाय H। So, एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख सकते हैं कि वो आपको कुछ भी बना के दे देगा और कहेगा रेजिस्टेंस निकालो। इतना लिखो, फिर एक और करते हैं।
एक और मुझे करके दिखाओ। अगर मैं इसे, देखो यार सिलेंडर बना दिया मैंने, और सिलेंडर के एक एंड का रेडियस आर है, लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज एल, रेजिस्टिविटी इज रो, resistance across ends of cylinder, सिलेंडर के एंड्स के अक्रॉस रेजिस्टेंस चाहिए, करिए कैलकुलेट। हाँ जी, रो एल बाय ए है ना, और ए कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, रो एल बाय पाई आर स्क्वायर लिखिए। तो रो एल बाय ए था, ए को पाई आर स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया रो एल बाय पाई। भाई क्लियर है ना? चलिए लिखिए इतना, इसको रब करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए, इसको आप घर पे ट्राई करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं फ्राइडे डिस्कस करूंगा। लेंथ ऑफ अ वायर is increased by 2%. Calculate percentage change in resistance. इसे आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं सॉल्व करूंगा। हिंट ये है कि आंसर ऑलमोस्ट 4% के आसपास आएगा, 4% के आसपास कुछ आंसर आ रहा है, इतना लिख लीजिए। भाई क्लियर है यहाँ तक सबका? चलिए आज इसमें यही छोड़ते हैं, फ्राइडे कंटिन्यू करेंगे। चलो।